चलिए आइए दोस्तों, अब जो है ना ज्योग्राफी का तीसरा क्लास करते हैं। दूसरा क्लास है, सॉरी, ये दूसरा क्लास नहीं जी, ये ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास नहीं है। और चलिए काफ़ी अच्छे से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आपको हम एक बात बता दें, ज्योग्राफी को काफ़ी डेप्थ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें स्पीड चलेगा लेकिन डेप्थ रहेगा, डेप्थ में कमी नहीं रहेगा। समझ गए कि ना? तो आइए हम आपसे थोड़ा सा कुछ सवाल पूछ लेते जो पहले पढ़ा दिए हैं, और फिर से क्या करेंगे, चीज़ों को कंटिन्यू कर देंगे वहाँ से। बताइएगा, आप ये बताइए, जो भारत है ना, जो भारत है उसको, भारत सॉरी भारत नहीं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को कितने महादेश में बांटा गया है? 7 महादेश में बांटा गया है। सबसे बड़ा महादेश क्या हो जाएगा? एशिया। और उससे छोटा अफ्रीका। उससे छोटा, और उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, और उससे छोटा अफ्रीका। तो हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया। अच्छा, पृथ्वी पे कितना परसेंट जल है? 71% ना, कुछ लोग 29 बोले हैं, उल्टी मत कीजिए, ठीक है। और कितना परसेंट जल है? 71। और स्थल कितना है? 29। देखिए, सुनिएगा अच्छे से ना, तक आंसर भी अच्छे से आएगा। खैर कोई बात नहीं है। अब जो और सवाल दो चार को पूछते हैं, बताइएगा। बताइए, जो भारत का मानचित्र है उसको कौन बनाया है जी? एनबिले ना। भारतीय मानचित्र को कौन बनाया है? एनबिले बनाया है। और विश्व ग्लोब को कौन बनाया है? मार्टिन बहियम। मार्टिन बहियम बनाया है विश्व ग्लोब को। अच्छा ये बताइएगा, आपको हम थोड़ा सा दिशा भी बताए थे, ये कौन सा दिशा है? ठीक है। और ये कौन सा दिशा है? पूरब। आज दिशा का पूरे ज्योग्राफी में दिशा पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी रिवीजन करा दे रहा है। अच्छा ये कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा ना। आप लोग बताइए ऑनलाइन वाली, ये दक्षिण दिशा है। और अब थोड़ा सा घुमा रहे हैं, उत्तर पश्चिम। अच्छा रुक जाइए, ये उत्तर पूर्व। अब ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व। चलिए ठीक है, इतना आपको क्या है, याद है। और भूगोल यानी ज्योग्राफी के पिता कौन है जी? इरेटोस्थनीज ना। मॉडर्न ज्योग्राफी का पूछेगा तो हिकेटियस याद रखिएगा। खैर पूछता ज्यादा तक नहीं है, लेकिन इरेटोस्थनीज का क्या करता है, ज्यादा पूछता है। नोट्स में दिया गया है, ठीक है ना, हमबोल्ट वाला भी दिया है, ठीक है। आइए क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम आपको पृथ्वी पर बता दिए थे टोटल 7 महादेश है। और कितने महासागर है? 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5 महासागर है। तो आइए क्या करते हैं, उस महासागर को देखते हैं। हम ऐसे ही ना बांट के आपको बताए थे जी, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, लिंक कर देते हैं चीजों को, फिर आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये आपका क्या था? पृथ्वी था। ये आपका जो पृथ्वी था, इस पृथ्वी की बात करें, इस पे स्थल कितना परसेंट था जी? 29% ना जी। स्थल कितना था? 29%। और जल कितना परसेंट था? जल आपका था 71%। जानते हैं, ये 29% जो स्थल है ना, इस 29% स्थल को टोटल 7 महादेश में बांटा गया है। कितने महादेश में? 7 महादेश में बांटा गया है। और जो 71% जल है ना, इसको टोटल 5 महासागरों में बांटा गया है। कितने महासागर में? 5 महासागर में बांटा गया है। 5 महासागर। जैसे ना, जैसे छोटा छोटा देश को मिलाकर महादेश बनाया जाता है, वैसे ही ना छोटा छोटा सागर को मिलाकर जो है ना, महासागर बना दिया जाता है। समझे कि ना? देखे होंगे, एक पुरुष होता होगा, एक महापुरुष होता होगा, लेकिन जो महापुरुष होता होगा ना, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा गुण होता होगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता होगा कि नहीं होता, उसे तो महापुरुष कहा जाता है। वैसे ही जो महादेश होते हैं, इसमें बहुत सारा देश होता है। और वर्तमान में कोई बताएगा कितना देश है? 193 गो देश है। और टोटल 193 गो देश को टोटल 7 महादेश में बांट दिया गया कि नहीं बांट दिया गया? और वैसे बात करें अगर महासागर की, तो कितना महासागर है? 5। कितना महासागर है? कुल 5 महासागर है। आइए इस पांचों महासागर को क्या करते हैं, देखते हैं। मैप लगा देते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, 71% पृथ्वी रहता तो अरे सॉरी, जल रहता, तो जल तो हिले, स्थल रहता। 71% अगर स्थल रहता, तो जानते हैं क्या होता है, पृथ्वी के लिए अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता महाराज। आबादी जो है, आज देख रहे हैं, अड़स गया है पूरा बिहार, अड़स इन द सेंस पूरा डंप हो चुका है। देखिए, पीने वाला है महाराज, पानी पीने के लिए कुछ गजन होगा। 2.5% पानी है पीने वाला पृथ्वी पे।
उस आप खारा पानी को आप थोड़े ना पी सकते हैं, खारा पानी को आप नहीं पी सकते हैं, समझ गए ना। इंग्लिश वाला लगा दिए हैं काजी, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, समझिएगा। आइए क्या करते हैं, पढ़ते हैं अब इसको जो है ना, महासागर को देखते हैं। टोटल जानते हैं 5 गो महासागर है। कितना महासागर है? कुल 5 महासागर है। और उस 5 महासागर में अगर पूछिएगा ना सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका जानते हैं कौन है? प्रशांत महासागर है। कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हो जाएगा। इसको क्या कर देते, थोड़ा हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा जी? प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा महासागर तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। यहाँ पे लिख देते हैं प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। और जानते हैं प्रशांत महासागर का एक खूबी जानिए, सबसे ज्यादा लहर और उफान मारने वाला महासागर कोई है ना, प्रशांत है। प्रशांत में बड़ी बड़ी जो नाई होती है ना काफी आराम से चलती है। बड़ी नाई के लिए जानते हैं कैसा पानी चाहिए? बड़ी नाई जो होती है ना उसके लिए जो है ना काफी गहरा पानी चाहिए। कैसा समुद्र चाहिए? काफी गहरा चाहिए। और जो गहरा होता है ना उस पर बड़ी नाई आराम से क्या करती है? चल पाती है, आराम से फ्लो कर पाती है। और प्रशांत महासागर खतरनाक भी उतना ही होता है। वहाँ क्या होता है? उतना ही खतरनाक होता है। जाइएगा समुद्र में जो है ना वहाँ पे बहुत सारा एरिया है प्रशांत महासागर का, वहाँ पे हमेशा बारिशें हो रहा है। जैसे बादल क्या करता है, समुद्र से पानी खींचता है, वाष्प बन के उड़ता है और तुरंत रतबा में क्या हो जाता है? बरसी हो जाता है। ये होता है। और काफी ज्यादा पानी ठंडा होता है प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर का पानी क्या होता है? काफी ज्यादा ठंडा होता है। समझ गए कि ना। और सबसे बड़ा महासागर कोई है तो कौन है? प्रशांत महासागर का। इधर भी है थोड़ा सा, प्रशांत महासागर का है थोड़ा सा, इधर भी है। देखिए अगर हम इसको पृथ्वी को बनाए, मान लीजिए आपका क्या है? पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी को आपके सामने हम खोलेंगे तो इसे खुलेगा कि ना खुलेगा? और इसी को इसे सटा रहे तो सट रहा है कि ना सट रहा है? तो समझिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भागवा नहीं था, इस ये का है? प्रशांत महासागर। इसीलिए दो जगह खुल के चला जा रहा है। समझ गए कि ना। तो प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। वर्ल्ड मैप को क्या किया गया? खोल ना दिया गया सारा चीज। अगर इसी को हम लिया के इसको उठा के लिया के इसे सटा दे, इसे लिया के इसे क्या कर दे? सटा दे, तो सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा? और सटेगा तो तब जाके दिखेगा कि कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन महासागर है? प्रशांत महासागर है। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपका आ जाता है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे आपका आता है अटलांटिक महासागर। 2 नंबर पे कौन आता है? अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर में एक टाइटेनिक नामक जहाज क्या हो जाता है? डूब जाता है। अभी उसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं, समझाते हैं टाइटेनिक जहाज अटलांटिक महासागर में कैसे और कब डूबता है। फोटो पहले लगा देते हैं। टाइटेनिक फिल्म देखे हैं आप लोग? ये टाइटेनिक जहाज नहीं है लेकिन ये क्रूज है, लगभग टाइटेनिक जैसा ही है, लग्जरियस है थोड़ा सा, इसीलिए इसी को लगा देते हैं। बहुत ज्यादा, जितना गहरा पानी रहेगा ना उतना ही क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। ठीक है। ये ओरिजिनल टाइटेनिक है। 1912 ईस्वी में क्या होता है इसका कहानी थोड़ा सा बताते हैं, ऐसे पिक्चरों में भी दिखाया गया है। 1912 ईस्वी में जो है ना, 1912 ईस्वी, 1912 अप्रैल 1912 में जो है ना टाइटेनिक जहाज बनती है। और टाइटेनिक दावा करता है विश्व के सामने कि दुनिया का सबसे जो है ना, दुनिया का सबसे सेफेस्ट अगर कोई क्रूज है, मतलब जहाज है, कोई बोट है, वो कौन सा जहाज है? टाइटेनिक जहाज है। दुनिया का सबसे जो है ना सेफेस्ट, मतलब इसमें 1% भी क्या है? खतरा नहीं है। ये दावा करता है खुद से। लेकिन होता क्या है, इसमें टोटल जो है ना 2000 सवारी लेके टाइटेनिक जो है ना 2000 सवारी लेके ब्रिटेन से जो है ना अमेरिका के लिए निकलता है। ब्रिटेन से कहाँ निकलता है? अमेरिका के लिए 2000 लगभग सवारी लेके ये निकलता है। लेकिन जानते हैं क्या होता है? अटलांटिक महासागर में जाके जो है ना, अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा बर्फ से जो हो जाता है ना, बहुत बड़ा बर्फ से जाके टकरा जाता है। और इसके जहाज के ना किनारे जो है ना, जहाज के बगल में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। और जहाज का निचला जो स्तर होता है ना, इसमें धीरे धीरे पानी भरने लगता है। और आगे चलकर 5-6-7 घंटा में जो है ना पूरे जहाज में पानी भर जाता है। और जब पूरे जहाज में पानी भर जाता है ना, तो जहाज का अगला जो हिस्सा यहाँ से है ना, ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जहाज जो ऐसे चल रहा है, जो क्रूज जो जहाज चल रहा है, वो 2 हिस्सा में क्या हो जाता है? डूब जाता है। और इसमें कुछ व्यक्ति जो है ना जान अपना बचाने में सफल भी हो जाते हैं। लगभग 1500 व्यक्ति इसमें क्या हुए हैं? इस हमला में, मतलब इस हादसा में मारे गए हैं। देखिए थोड़ा सा और खोल के बताते हैं। तो मान लीजिए क्या है? टाइटेनिक जहाज। का है टाइटेनिक, ऐसे इसका नाम आइकोनिक सिया है, लेकिन इसको समझिए क्या है? टाइटेनिक जहाज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है? सब में दिखाई दे रहा है ना जी। ये जानते हैं येलो कलर का क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा में जानते हैं छोटा छोटा क्रूज यानी कि जहाज रखा जाता है, छोटा छोटा बोट रखा जाता है।
अगर मान लीजिए इस जहाज में आग लग जाए, चाहे इसमें कोई बम्बार्टमेंट हो गया, इसमें से कहाँ भागिएगा? चाहे ये जहाज डूबिए रहा तो एक के बार थोड़े ना डूब जाएगा, धीरे धीरे डूबेगा। जैसे टाइटेनिक धीरे धीरे डूबा, तो धीरे धीरे डूबेगा ना, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे छोटा छोटा जहाज रखा जाता है, इसी जहाज को लेकर आदमी आराम से क्या हो जाता है, उतर जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ था इसमें? जानते हैं, गरीब आदमी भी था और अमीर भी आदमी था। अमीर आदमी जानते हैं क्या किया था? अमीर आदमी जो था ना, अमीर आदमी जो है ना, इस जहाज में दो दो आदमी, तीन तीन आदमी का होता, बैठ के उतर गया और बोला कि हम गरीबों के अंदर जो है ना बैठने नहीं देंगे, क्योंकि गरीब अगर उस जहाज पे बैठ जाता तो क्या हो जाता, वो संक्रमित हो जाता। क्या हो जाता? वो संक्रमित हो जाता। जानते हैं जहाज की कैपेसिटी कितना है? 20 से 25 लोग इस पे टोटल बैठता। कितना लोग बैठता? 20 से 30 लोग मान के चलिए टोटल इस जहाज पे बैठता। लेकिन 2 से 3 लोग ही बैठ के मात्र क्या हुए, इस जहाज को लेके भागे थे। ये छोटा वाला 2 से 3 लोग कितना लेके जहाज को भागे थे? मात्र 2 से 3 ही लोग ही छोटका छोटका जहाज के लेके भाग गए थे। अगर इस पे 30 आदमी लेके बैठता तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की जान बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन जानते हैं क्या, वो लोग अमीर है और क्या है, गरीब है। अगर मौत सबको नहीं आती ना, मौत अगर सबको नहीं आती तो कहीं गरीब मरता ना तो लोग ये कहता नहीं गरीब था इसीलिए मर गया। लेकिन मौत सबको आता है, अमीर को भी क्या आता है, मौत आता है। ठीक है, तो ये लग्जरियस क्रूज है। और लग्जरियस क्रूज किसे कहते हैं? उस पर स्विमिंग पूल भी रहेगा, टेनिस गार्डन भी रहेगा। देखिए टेनिस गार्डन खेलने वाला है, और ये देखिए स्विमिंग पूल है। जैसे ऐठौआ नहीं होता, देखते नहीं, उसमें लोग गिरता नहाने के लिए पूरा गुलिया के फिर नीचे आ जाता है। सारा देखिए ना इसमें बनाया गया। स्टेडियम भी होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? स्टेडियम है। क्रिकेट वगैरह सब कुछ होता है, बहुत बड़ा होता है। चलता फिरता ये गांव है महाराज, चलता फिरता क्या है, गांव है। अंदर बहुत बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट भी है, मॉल भी है। समझे कि ना समझे? सब कुछ इस क्रूज में है। और इसमें घूमने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम पैसा चाहिए ना, 5 लाख रुपया चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपया, भारतीय पैसा की बात करें, कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए, तब जाके क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और लगभग 30 से 40 किलोमीटर का आराम से सफर कर सकते हैं। ये है एक क्रूज। बस काफी लग्जरियस होता है, हम लोगों के लिए थोड़े ना है। और 5 लाख रुपया हम लोगों के लिए ढेर है, अमीर के लिए थोड़े ना ढेर है। और इसमें आपको खाने से पीने से संबंधित खेलने कूदने की व्यवस्थाएं फ्री में मिलती है। लेकिन कपड़ा जो अंदर लीजिएगा ना, वो महंगा मिलेगा। ठीक है ना? जैसे बोट जो आपको देगा खाने पीने के लिए ना, वो जेनरिक चीजें रहेगा जो जरूरी है। लेकिन एडवांस अगर अंदर जाके खाना चाहते हैं, जैसे बढ़िया रेस्टोरेंट में इसके अंदर है, तो उसका पैसा अलग से लगेगा। समझ गए कि ना समझ गए? काफी लग्जरियस है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं घूम सकते, आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा काफी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और देखिए आज भी जो है ना, टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए लोग जाता है। अभी 2024 में लोग गया था, 3 4 5 लोग गया था। मरा गया कि नहीं मरा गया? मरा गया ना जी। ये देखिए ये लोग घूमने गया है। एक कंपनी है, कंपनी का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, वही कंपनियां घुमाने के लिए लेके जाती है। काफी तगड़ा बोट बनाती है और समुद्र के नीचे ले जाती है। क्या ये जो टाइटेनिक का जो मलबा दिखाई दे रहा है ना, इसी को दिखाने के लिए लेके जाती है। अभी तक दूसरा ऐसा कोई टाइटेनिक जहाज अभी तक नहीं बना हुआ है। टाइटेनिक जानते हैं? टाइटेनिक नाम सुन के लोगों को डर हो जाता है। अरे 1500 प्लस आदमी मरा था इसमें, आप कम समझ रहे हैं का? 1500 प्लस आदमी मरा था। अटलांटिक महासागर को जो है ना, मौत का सागर कहा जाता है इसी के वजह से। 1912 में ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। और इसको अटलांटिक महासागर को जो है ना, मौत का सागर कहा जाता है। यहीं पे आके टकराया हुआ था, यहीं पे आके क्या हुआ था, टकराया हुआ था यहीं पे। हाँ? अरे ड्राइवर सो गया था, ड्राइवर क्या हो गया था, सो गया था। और जहाज के ऊपर जो होता है ना, जैसे देखिए ये वाला जहाज आपको दिखाते हैं, ये जहाज देख रहे हैं ना, ड्राइवर का एरिया क्या होता है, ये जो अंदर यहीं पे ड्राइवर का क्या होता है, एरिया होता है। तो ड्राइवर क्या हो गया था, सो गया था। समझ गए ना? और पूरा घुमाते, स्कॉर्पियो ना है उसमें, डिस भी थी ना है, पावर वाला स्टेयरिंग ना है कि तुरंत घुमा देंगे नाच जाएगा। अगर 2 किलोमीटर हमको आगे चल के मोड़ना है ना, तो यहीं से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐंठना पड़ेगा। जो उसका क्या बोलते हैं, प्रोपेलर इसको बोलते हैं, उसको वही क्या करता है, घूमता है। धीरे धीरे पंखी घूमेगा तब जाके क्या होगा, घूमेगा। 2 किलोमीटर आगे घुमाना है ना, यहीं जैसे काटना पड़ जाएगा, तब जाके वहां पे जाके घूमेगा। अरे बड़ी ना जहाज है जी, इसमें चक्का थोड़े ना, सड़क पे थोड़े ना चल रहा है, पानी में चल रहा है। आप ही तैरते होंगे ना, अगर आपको तुरंत यहाँ पे घूमना है ना, वहां पे जाके घूम के आते हैं। तैरने वाले लोग इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में क्या हो गया, जो जहाज था, ये टाइटेनिक जहाज था, क्या हो गया था, डूब गया था। और इस पे मूवी भी बनी हुई है। 1912 में डूबा था। कब डूबा था? 1912 में। और सरकार बैन कर दिया है, टाइटेनिक फिर दूसरा बनना नहीं चाहिए। आदमी को डर का माहौल बन गया है। मान लीजिए कोई भूतिया हॉल है, उसमें लोग जा रहा है तो मर जा रहा है, तो सरकार उसको प्रमोट करेगा?
बैन करेगा कि नहीं करेगा? तो बात वही है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जी? दूसरा बड़ा कौन हो जाएगा आपका? अटलांटिक हो जाएगा। और तीसरा की बात करें ना, तीसरा की बात करें तो तीसरा आपका हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। जानते हैं जो हिंद महासागर है ना, इसका नाम जानते हैं? हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। हिंद महासागर का नाम के नाम पे पड़ा है जी? हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। ये हो जाएगा हिंद महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? हिंद। तीसरा कौन है? हिंद महासागर। ये तीसरा है, ये का है? दूसरा है, और ये का है? पहला है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा महासागर? प्रशांत। और दूसरा पे क्या हो जाएगा? अटलांटिक। तीसरा हिंद। तीसरा कौन हो जाएगा? हिंद महासागर। और चौथा देखिए महासागर की बात करें, देखिए चौथा जो महासागर है ना, अंटार्कटिका महासागर है। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर है। चौथा कौन है? अंटार्कटिका महासागर है। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये चौथा है। चौथा आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। अटलांटिक नोट्स में दिया है, अटलांटिक, अटलांटिक है। चौथा कौन हो जाएगा? चौथा कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। और पांचवा कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। पांचवा कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। ये पांचवा हो जाएगा। तो 5 गो महासागर को देख लिए। सब आर्कटिक, आर्कटिक महासागर नोट्स में है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत। सबसे बड़ा प्रशांत। और 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? अटलांटिक। 2 नंबर पे अटलांटिक। और 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? हिंद महासागर। और हिंद महासागर का नाम किसके देश, किस देश के नाम पे पड़ा है? हिंदुस्तान अपने देश का नाम है ना, इसीलिए वहां नाम हिंद महासागर कर दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा अंटार्कटिका। और पांचवा आर्कटिक। पांचवा का हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीजों को और देखते हैं आगे। तो महासागर में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, जिनसे पूछेंगे वो लोग बता देंगे महासागर कौन कौन सा है। फिर एक नया चीज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा। महासागर बता दीजिएगा। आप बताइएगा जी प्रिंस। सबसे बड़ा महासागर, उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, और उससे छोटा, सबसे छोटा, वही सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। तो टोटल कितने महासागर? 5 महासागर। आइए थोड़ा सा अगला हेडिंग देखते हैं और अगला एक नया चीज समझते हैं। देखिए एक हम बना रहे हैं नॉर्मल एज रफली पृथ्वी बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? पृथ्वी को बना रहे हैं। ऐसे गोल बना है कि नहीं बना है? थोड़ा बहुत बन गया, 80% गोल है। तो देखिए ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये आपका पृथ्वी है कि ना जी? ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को जानते हैं 2 भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। कितना भागों में? 2 भागों में बांट देते हैं। और ये जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहे हैं ना, ये जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहे हैं, इस बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसका जानते हैं विषुवत रेखा भी कोई जगह दे देता है। भूमध्य या विषुवत रेखा। विषुवत होता है, विषुवत। भूमध्य क्या है? विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा ही क्या है? विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य या विषुवत रेखा। भूमध्य या विषुवत रेखा। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। आइए अब क्या करते हैं, एक और रेखा को यहां से खींचते हैं। एक और जो है ना, जो उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में पृथ्वी को बांटा है, और इसी जो है ना 2 भागों में से जो है ना एक और रेखा खींचा जाता है बीच में, जिसे कहा जाता है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। कर्क रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और यहाँ से जो है ना एक और रेखा रेखा नीचे खींचा जाता है। इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा। इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो ध्यान से फिर समझिए। देखिए ये जो होता है ना, पृथ्वी को जो 2 बराबर रेखाओं में बांटने का काम करती है, उसे क्या कहा जाता है? भूमध्य या विषुवत रेखा। और पृथ्वी को जो, सॉरी, भूमध्य रेखा का जो ऊपरी रेखा है उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा का जो निचली रेखा है उसका नाम क्या है? मकर रेखा। उसका नाम क्या है? मकर रेखा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रेखा तो आप समझते हैं, लेकिन एक बनाते हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का देखे हैं? ये देखिए वो सूर्य भगवान बनाते हैं। ये क्या हो गए? सूर्य भगवान हो गए।
ये आपका सूर्य भगवान हो गए। और देखिए थोड़ा सा भारत को अगर हम इस मैप वर्ल्ड में मैप में थोड़ा सा भारत को ड्रॉ कर देना, तो भारत यहाँ पे है आपका। भारत कहाँ है? यहाँ पे है। ये आपका क्या है? भारत है। समझिएगा वो आपका क्या है? भारत है। देखिए सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो होता है, सूर्य जो होता है वो जानते हैं, वो न कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों के बीच में ही क्या करता है? घूमता है। और नीचे क्या इसके मकर रेखा के नीचे आता है? पृथ्वी का प्रकाश जो है ना मकर रेखा के नीचे आता है, लेकिन सूर्य उसके नीचे नहीं जाता है। तो सूर्य जो होता है ना कर्क रेखा और मकर रेखा इसी दोनों के बीच क्या करता रहता है? घूमते रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच क्या करता है? घूमते रहता है। अब आप ये बताइएगा, जब ये दोनों के बीच घूम रहा है तो सबसे ज्यादा गर्मी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ेगा कि इस वाले एरिया में पड़ेगा? हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ेगा कि ना पड़ेगा? सूर्य में गर्मी है, क्या है? गर्मी है। थोड़ा सा एक मैप और पे आते हैं, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा और उसको खोलते हैं तब और समझ में आएगा। देखिए जो सूर्य होता है ना उसमें क्या होता है? गर्मी होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्मी होता है, ठीक है ना। अब इस पे समझ में आएगा और अच्छे से। ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया। आपका क्या हो गया? वर्ल्ड मैप हो गया। यही ना वर्ल्ड मैप है जी। और इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं, यानी तीन गो रेखा खींच देते हैं। ये जो बीच वाला रेखा इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ध्यान से देखिए, पृथ्वी को जो बीचों बीच में बांटती है उस रेखा को क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और पृथ्वी के 23.5 डिग्री नीचे आइएगा ना तो एक रेखा बनती है जिसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। अब देखिए, अब पृथ्वी के जो है ना भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो एक रेखा जाती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और यहीं पर हम सूर्य भगवान बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये आपका क्या हो गया? सूर्य भगवान हो गया। और पिछले मैप में हम आपको बताए थे जो सूर्य भगवान होते हैं वो क्या होता है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या करता है? घूमते रहता है। इतने दूर में घूमता है जी। क्या करता है? इतने बीचों में घूमते रहता है। समझ गए क्या? इसी बीच में खाली घूमते रहता है और ज्यादा घूमता नहीं है। और आपको बात ये मालूम है, ज्यादा धूप जिसको लगता है ना वो व्यक्ति क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ध्यान से देखिए, दक्षिण भारत जो है ना, ये जो बिहार भारत अपना मैप है, अगर मैप की बात करिए भारत का, ये कर्क रेखा के नीचे भी है और कर्क रेखा के ऊपर भी है। तो बताइए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कर दें, भारत को थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं, अब तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका क्या है? भारत है। यही जगह से ना कर्क रेखा गई है कि ना गई है? तो कर्क रेखा के ऊपर ठंडी पड़ेगा कि गर्मी पड़ेगा? कर्क रेखा के ऊपर ठंडी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे यहीं पे देखिए ना भाई, सूर्य जो है केवल जो है, सूर्य जो है कर्क रेखा मकर रेखा के ही बीच में है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है? बीच में है। ऊपर जाइए नहीं रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्मी इसके ना बीच में पड़ेगा जी। ऊपर पड़ेगा? ऊपर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। और नीचे भी गर्मी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ज्यादा ठंडी पड़ेगा। सबसे ज्यादा गर्मी किस में पड़ेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये आपका भारत है। ये आपका क्या है? भारत है। भारत का ही ना कर्क रेखा गया है जो दो बराबर भागों में बांटा है। तो जानते हैं कर्क रेखा के निचली वाला हिस्सा जो होता है ना, निचली वाला जो हिस्सा होता है इसमें सूर्य क्या होता है? ज्यादा आता है जाता है। समझे कि ना? ज्यादा सूर्य क्या होता है? आता है जाता है। इसीलिए ना दक्षिण भारत के लोग ज्यादा क्या होता है? काला होते हैं। क्या होते हैं? काला होते हैं। और जितना भी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है वो देश जानते हैं वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? काला होगा। जैसे अफ्रीका को देखिएगा मैप पे ध्यान से, ये देखिए, ये आपका कौन सा है? अफ्रीका है लगभग। ये आपका अफ्रीका देश है जो कि यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? अफ्रीका है। तो यहाँ अफ्रीका का लोग काला होता है कि ना होता है? क्यों काला होता है आज समझ गए ना? क्योंकि सूर्य जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या करता है? बस उतना ही दूर गमन करता है, उससे ऊपर नहीं जाता, उससे नीचे नहीं जाता है। चले जाइएगा ना, ब्राजील का लोग भी कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। समझ गए कि ना? अब देखिए होंडुरस का भी लोग कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। वेनेजुएला का भी लोग कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। बुर्किना फासो का भी कैसा मिलेगा? काला लोग मिलेगा। और दक्षिण भारत के लोग भी कैसा होता है? काला काला होता है कि ना होता है? एकदम होता है। ठीक है ना? थाईलैंड का भी लोग कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। अरे गोर गोर कुछ ना होता है, सुनिए बता रहे हैं। काला जो है ना ज्यादातर जो है वहां के लोग जो है, अभी आप कहिएगा उस हिसाब से तो दक्षिण भारत का सारा हीरोइन गोर होना चाहिए। अरे सॉरी, काला होना चाहिए। तो गोर होती है कि ना होती है? अरे घर में ज्यादा देर आप रहिएगा ना, ये बार इतना क्रीम आ गया है ना, अभी इतना क्रीम आ गया है आपको काला से गोरा बना देगा। दक्षिण भारत में महिला सब गोर हो जा रही है और पुरुष सारा काला हो जा रहा है। ये कहाँ कहती है?
इसका एक ही ऑथेंटिक काम कर रहा है कि क्रीम है, सारा का है क्रीम है। दक्षिण भारत के हीरोइन सबको देखे हैं, साउथ की हीरोइन देखे हैं, सब गोर गोर है कि ना है। हीरो वहां का सब कैसा है, काला काला रहता है कि ना करता। शिवा रेड्डी 40 खोखा 50 खोखा बोलता है कि ना बोलता है फिल्मों में। तो जहां पे जो देश चाहे जो भूमि न कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा। वहीं चले जाइए ब्रिटेन में, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, रूस हो गया, यहाँ का लोग गोर गोर होता है कि ना होता है, एकदम गजब पड़ता है। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ का लोग काला होता है नहीं होता है, यहाँ का लोग क्या होता है गोरा होता है। तो जितना भी जो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ गया जी। हाँ यहाँ पे आ जाइए, देखिए कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर जाइएगा ना, कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर जाइएगा तो क्या पड़ता है, शीत पड़ता है। क्या पड़ता है, शीत पड़ता है, ज्यादातर मैंने शीत पड़ता है। यहाँ पे भी क्या पड़ेगा, शीत पड़ेगा। और ये दोनों के बीचों में जानते हैं क्या पड़ता है, गर्मी यानी कि उष्ण पड़ता है। क्या पड़ता है, गर्मी यानी कि उष्ण पड़ता है। अब समझ में आ गया सर, आ गया कि ना आ गया। तो क्या भारत को अगर हम पूछे भारत किस में है, उष्ण में है कि शीत में है, दोनों में है। ध्यान से देखिए, भारत दोनों में है कि ना है। इसीलिए पूछता है भारत की स्थिति ग्लोब पे पृथ्वी पे किस में है, शीत में है कि उष्ण में है। तो जानते हैं किस में है, दोनों में है। किस में है, दोनों में है। इसको कहा जाता है समशीतोष्ण। क्या कहा जाता है, समशीतोष्ण। ये समशीतोष्ण कहा लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा अभी समझा देते हैं अच्छे से। देखिए ऑनलाइन वाले लोग भी ध्यान से सुनिए। देखिए सम मतलब जोड़ना होता है, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। और किसको जोड़ रहा है, शीत को और उष्ण को, शीत को और उष्ण को। इसीलिए क्या हो गया शीतोष्ण, क्या हो गया शीतोष्ण। तो भारत की अवस्थिति क्या पूरा शीत में पाया जाता है, नहीं। क्या पूरा उष्ण में पाया जाता है, नहीं, दोनों में पाया जाता है। यानी कि भारत में गर्मी भी पड़ता है और ठंडी भी पड़ता है। इसीलिए भारत की स्थिति जो है ना समशीतोष्ण है। क्या है, समशीतोष्ण है। केवल हम आपको समशीतोष्ण समझाने के लिए इतना सारा क्या किए हैं, तमाशा किए हैं, और दूसरा कोई बात नहीं था। अगर हमको खड़े लिख देते समशीतोष्ण आपको नहीं समझ में आता, लेकिन उसके लिए समझाना पड़ा है कि सूर्य जो है केवल इसी के बीच आता है जाता है, लोग काले होते हैं, तब आप समझे हैं, है कि ना। तो इसमें कोई दिक्कत है जी, ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ऐसे खड़े रटने वाला व्यक्ति रट के यहाँ बैठल है, मार्केट में रट के व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन उससे पूछिएगा कैसे समशीतोष्ण है, क्यों समशीतोष्ण है, वो नहीं समझा पाएगा। लेकिन आप समझे हैं, जो लोग नहीं समझे याद कर लीजिए, इसका बहुत खतरनाक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये। कोई दिक्कत है जी इसमें। आप ही देखिए ना, कर्क रेखा के उत्तर में भी आता है, दक्षिण में भी आता है। तभी तो हम लोग आगे भविष्य में अभी पढ़ेंगे, 2-3 दिन बाद अभी पढ़ लेंगे, जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होके जाता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो जितना भी देश जो है ना, जितना भी देश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये नीचे वाला मकर रेखा है, बीच वाला भूमध्य है। जितना भी देश कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, वहां के लोग कैसा होगा, काला काला होगा, काला काला होता है। और जो जितना दूर रहेगा ना उतना गोरा होगा। आप क्या आपको लगता है जो रूस का लोग होता है वो कभी काला होगा, कभी नहीं काला होगा। देखिए ना कर्क रेखा से कितना ऊपर है कि ना है। लेकिन वही पाकिस्तान का लोग ज्यादा काला हो। हाँ, 10 साल, आने वाला पीढ़ी उसका गोरा होगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सिंगल भेजना चाहते हैं कि डबल। हाँ, देखिए गोरा काला का थोड़ा सा खेल जेनेटिकली हो जाता है। वहां पे जाएगा तो गोरा कैसे पहचान में आएगा, जिसमें मेलानिन कम है वो व्यक्ति गोरा है, जिसमें मेलानिन ज्यादा है वो व्यक्ति काला है। तो होता क्या है, जो व्यक्ति ना जेनेटिकली जिसके शरीर में मेलानिन कम होता है ना वो गोरा होगा। तो आने वाला जो है ना स्पर्म जब आगे रिलीज होता है, आगे जब स्पर्म क्या होता है परिवहन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, होने वाले संतान में भी जो है ना कमे पाया जाता है। हाँ, एकदम सीख लेगा, वो एकदम सीख लेगा। ये सबसे बड़ा खेल है, एकदम वो सीख लेगा। जादू लगता है ये एकदम। अरे महाराज जो एकदम गरीब से गरीब है ना, जिसको इंग्लिश का ई नहीं पता है, उसके पूरे खानदान को उसमें का बच्चा उठा के जो है ना इसरो के आसपास रखिएगा ना तो वैज्ञानिक निकलेगा। मतलब जो कि पढ़ा लिखा घर का रखिएगा तो सारा माहौल के ऊपर डिपेंड पड़ा हुआ है, समझ गए।
इंग्लिश बोलती है ना। वही है, माहौल वैसा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए तो लोग शिक्षित हो रहा है जी। शिक्षित एक नौकरी थोड़े ना है, नौकरी तो खाली एक जीविकापार्जन है। शिक्षा का बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत महत्व है। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़े जी, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है होगा आपको। आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है हम लोग ये पढ़ लिए हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वो सब देखेंगे बाद में। देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में भारतीय को राज्य समशीतोष्ण होता है, गर्मी शीत होता है, आप समझ लिए हैं, ठीक है ना। भारत के ऊपर जाइएगा तो ठंडी पड़ेगा, अब भारत के नीचे जाइएगा तो गर्मी पड़ेगा। यानी उत्तर भारत में क्या है, ठंडी है। दक्षिण भारत में क्या है, गर्मी है। यही सामान्य तौर पे समझिए। अब आइए हम लोग आपको समझाते हैं, जानते हैं क्या आपको हम समझाते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। पहले ग्लो भी लगा देते हैं, क्योंकि ग्लो पे आप अच्छे से समझिएगा। अक्षांश देशांतर में जानते हैं, एक बार सवाल पूछा गया था ना। अच्छा अच्छा लोग इसको गलत किया था, अक्षांश और देशांतर को। आप देखते हैं सीख के बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा ना, इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक लाइन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। दिखाई दे रहा है? हैं? ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो खड़ी लाइन है ना, ये जो खड़ी लाइन है, इसका नाम जानते हैं क्या है? जो खड़ी लाइन है उसका देशांतर नाम ना है। हाँ सॉरी, देशांतर नाम है। जो खड़ी लाइन है उसका नाम क्या है, देशांतर है। ये जो पृथ्वी को खड़ी लाइन जो बांटने का काम कर रही है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, किलोमीटर होता है, 111 होता है, हम आगे भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा। खड़ी जो लाइन है इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और जानते हैं पृथ्वी को टोटल ना 360 को देशांतर, कितना देशांतर, 360, कुल 360 देशांतर रेखा जो है ना बांटने का काम करती है अलग अलग। अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी को कितना देशांतर बांटता है, 360, मतलब पृथ्वी पे कितना देशांतर खींचा गया है, 360 को कितना खींचा गया है, 360 को खींचा गया है। ठीक है। अब आप इसमें एक और लाइन देख रहे होंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा ना, दिखाई दे देगा। दिखाई दे रहा है जी? दे रहा है कि ना दे रहा है? तो ये जो लाइन है ना, इसे कहा जाता है अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश। वही अक्षांश रेखा, हम केवल अक्षांश लिख रहे हैं, अब लिखिए देते हैं पूरा। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। अरे लाइन है तो रेखा ही कहा जाएगा, लाइन कहिए चाहे रेखा कहिए, हिंदी में रेखा, इंग्लिश में लाइन। तो अक्षांश रेखा कुल का संख्या कितना होता है, 179, 179 कितना होता है, 179, 179। अक्षांश रेखा कितना होता है, 179। सवाल जानते हैं कैसे फंसाता है, ऐसे फंसाता है। सवाल फंसाएगा ना, उत्तर को, पृथ्वी के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को कौन सी रेखा अलग करती है, अक्षांश रेखा। ध्यान से देखिए ना, आपको दिशा बताए थे कि नहीं बताए थे? ये ऊपर वाला उत्तर होता था कि नहीं होता था, नीचे वाला दक्षिण होता था ना जी। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, नहीं ऐसे गोलार्ध भी बोल सकता है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है? नहीं, उत्तर से दक्षिण में कैसे बांटेगा महाराज? अरे भूमध्य थोड़ी ना, एक क्वेश्चन जैसे भूमध्य से नहीं, अक्षांश से पूछता है। उसे तो कर्क भी काट रहा था, कर्क नहीं काट रहा था, कर्क को काट रहा था, मकर भी काट रहा था। लेकिन उसी तीनों लाइनवा को एक शब्द में कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम कौन करता है, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा बांटने का काम करता है। देखिए ना, उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? अब बताइए, पूरब और पश्चिम में कौन बांटता है, देशांतर। पूरा पश्चिम में कौन बांटता है, देशांतर। ये तो हम पूछ दिए अपने लग से। एग्जाम में अब तक कैसे सवाल पूछा गया है, एग्जाम में सवाल पूछा गया है ना कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, 179, 179, और देशांतर रेखा का संख्या कितना है, 360। देखिए पेपर में जब पूछा था ना, पेपर में जब सवाल आया था ये, तो हमसे भी एक बार क्या हुआ था, गलती हो गया था। हम कंफ्यूज हो गए ना, जैसे हम कंफ्यूज हो गए थे, 21-22 के समय पेपर दिए थे, हम कंफ्यूज हो गए कि देशांतर
179 होगा कि अक्षांश 179 होगा। तब हमसे गलती हुआ तो एक ट्रिक लगाए, हमसे जो भी सवाल नहीं याद होता है ना, गलती हो जाता है। अब इसमें क्या दिमाग लगाने वाला, कुछ तो है नहीं, आपको खड़े याद रखना पड़ेगा। अब आपका नाम है तो नाम है, वही बात है। तो हम दिमाग लगाए जानते हैं क्या, एक दिमाग हम लगाए याद करने का। देखिए अगर रेखा को हम मिटा देते हैं, किसकी इसमें भी रेखा नहीं लिखे हैं इसलिए रेखा को मिटा देते हैं। अब रेखा ही समझिएगा। देशांतर में कौन अक्षर है, देखिए 1 2 3 4, 4 गो अक्षर है कि ना है ना जी। अब यहाँ पे ये अक्षांश में कितना अक्षर है, 1 2 3, 3 गो अक्षर है ना जी। अब ये बताइए 179 ढेर है कि 360 ढेर है, 360 ना। और यहाँ पे 3 ढेर है कि 4 ढेर है, 4 ना। तो ढेर वाला ढेरका के तरफ हो जाएगा, कम वाला कमका के तरफ। याद हो गया कि ना हो गया। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको हम अभी लिख के दे देंगे, आप जरूर भुला जाइएगा। और 5 दिन बाद पूछेंगे ना, आप भुला जाइएगा। हाराबाजी लगाइएगा। चलिए 10 रुपए का हाराबाजी रहेगा। का याद रख, याद 10 रुपए का हाराबाजी है। जानते कब पूछेंगे, 3-4 दिन बाद आपसे पूछेंगे, ठीक है। बहुत पहले से याद है, तब तेज हैं आप, ठीक है। तो बताइए अक्षांश रेखा कितना है जी, 179, देशांतर 360, देशांतर 360। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पहले से याद है ना, पिताए हैं। अरे बापू तब खतरनाक आदमी है। और देखिए एनसीईआरटी 9th के एनसीईआरटी में क्या किया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब जो है ना हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं और थोड़ा क्या करते हैं आगे लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे, जानते हैं का, अक्षांशीय विस्तार बताएंगे और देशांतरीय विस्तार। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं से प्रश्न क्या होता है, फंसता है। समझ गए। एक थोड़ा सा बना लेते हैं, झूठों का क्या बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए ये क्या हो गया आपका, पृथ्वी का एक नॉर्मल क्या सर्कल खींच दिए हैं, ठीक है ना। यही ना बीच वाला विषुवत रेखा था, बीच वाला क्या था जी, विषुवत रेखा। इसका नाम क्या था, विषुवत रेखा। विषुवत बोलिए चाहे भूमध्य बोलिए, बात क्या है, बराबर है। अब रेखा लिखना जरूरी ना है, अब लाइन है तो रेखा ये समझते ही हैं आप, ठीक है। और इसके जो नीचे रेखा है इसको क्या कहा जाता है जी, इसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, इसको मकर रेखा, ठीक है। और बताइए इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा ना कहा जाता है। ऊपर वाले रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क कहा जाता है। और कर्क रेखाएं जो है भारत को बीचों बीच से क्या करती है, बांटने का काम करती है। चलिए इसी से लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, भारत। ये आपका क्या हो जाएगा, भारत। तरीका ये आपका क्या हो जाएगा, भारत। तो भारत को बीचों बीच में कौन रेखा बांटती है, कर्क रेखा बांटती है ना जी। लेकिन आप जानते हैं एक बात समझिए, ये जो विषुवत रेखा है ना इसे 0 डिग्री कहा जाता है। कितना डिग्री कहा जाता है, 0 डिग्री कहा जाता है। कितना डिग्री, 0 डिग्री। और जानते हैं ऊपर बढ़ता है 1 2 3 4 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 7 डिग्री, 9 10 11, इसे क्या क्या होता है, और इसे ऊपर बढ़ते जाता है। और कर्क रेखा जानते हैं टोटल कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। कर्क रेखा कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 23.5 डिग्री। अच्छा एक बात बताइएगा, विषुवत रेखा के ऊपर जाइएगा तो उत्तर कहाएगा कि दक्षिण, उत्तर कहेगा ना, बहुत बढ़िया। और विषुवत रेखा के नीचे आइएगा तो दक्षिण कहेगा कि उत्तर, दक्षिण कहेगा। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं जो कर्क रेखा होता है ना, 23.5 डिग्री क्या होता है, उत्तरी अक्षांश होता है। अब अक्षांश कहाँ से हम बोल दिए, क्योंकि ये रेखा जो है ना इसी को क्या कहा जाता है, अक्षांश। आपको हम बताए थे कि नहीं बताए थे, यहाँ पे हम एक गोला बना के इसे बनाए नहीं थे। ये जो खड़ा ये वाला ये रेखा का है, देशांतर। ये वाला जो रहता है इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये वाला जो रेखा है तो इसका क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो उत्तर और जो दक्षिण को बांटने का काम करती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और पूर्व और पश्चिम को जो बांटने का काम करती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश है जी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और मकर रेखा भी जो है ना 23.5 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। 1 2 ऐसे करते आइएगा ना, 4 5 6 7 ऐसे करते आइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या है, दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि भूमध्य रेखा से नीचे आइएगा तो दक्षिण पड़ेगा और उसके ऊपर जाइएगा तो उत्तर पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, जैसे ये अक्षांश में बांट दिया गया है ना, वैसे ही देशांतर में भी क्या किया गया है, बांटा गया है। एक 0 डिग्री देशांतर होता है, क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर। और फिर यहां से बढ़ेगा इसे इधर, क्या करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा इसे। ऐसे ही क्या होता है, आगे बढ़ता है देशांतर। ऐसे क्या होता है, देशांतर आगे बढ़ता है। तो देशांतर में भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे क्या होता है, बढ़ते जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है। थोड़ा सा और इसको जो है ना क्लियर करके बताते हैं, अब समझ में आएगा। ये देखिए भारत है, ये आपका क्या है, भारत का मैप है। ये आपका कहाँ का मैप है, भारत का मैप है। भारत को अगर हम अक्षांश में पहले बांटने का कोशिश करें तो हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं। आराम से बताइएगा, ये अक्षांश रेखा है कि ना है ना जी, एकदम अक्षांश रेखा है। अगर यहाँ पे थोड़ा आप देखिएगा तो भारत को यहाँ पे बांटा है कि नहीं बांटा है, अक्षांश रेखा एगो यहाँ से गया होगा कि नहीं गया होगा, गया होगा ना जी। तो एगो यहाँ से आपका देशांतर रेखा आया कि नहीं आया है, तो इसी के ना बीच में भारत है। इसी को हम क्या कर दिए हैं, नीचे थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। तो भारत जानते हैं भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखा पे है, भारत जो है ना 8 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच से। अक्षांश, देशांतर थोड़े ना जी। अच्छा, नीचे वाला रेखा को अक्षांश ना कहते हैं जी। फिर समझिए, खाड़ा लाइन जो रहेगा ना, खाड़ा लाइन रहेगा ना, इसे देशांतर कहेंगे। और जो पड़ी लाइन रहेगा इसे क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। इसमें कंफ्यूजन सबको होता है, कोई नई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, अक्षांश। और जानते हैं ये जो रेखा अक्षांश है कितना डिग्री पे है, 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी कहां से आ गया, अभी हम समझा देते हैं अच्छे से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश जानते हैं कहां से है, ध्यान से समझिएगा, नजर हटाइएगा, काम घबरा जाएगा। अच्छा बताइएगा, ये विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के भारत उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में है ना जी। और नीचे वाला लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि मतलब यहां से लेकर भारत कितना डिग्री के बीच में है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। क्या लिख रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि विषुवत रेखा के भारत उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में न है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग भी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो है ना, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब कोई लोग कहेगा इसको उत्तर कहाँ लिख दिए फिर से, तो फिर वही वाला बात है, क्योंकि विषुवत रेखा से भारत की स्थिति क्या है, उत्तर में, इसीलिए कहाँ लिख रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। बोलिए ना, वो अभी बता रहे हैं, अभी हम वहां पे नहीं आए, अभी यहाँ पे आएंगे, पहले इसको समझिए ना। वहां पे मुख्य भूमि और जो संपूर्ण भूमि है वहां पे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर पूछेगा भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांश हो गया, ऐसे अगर बांटेंगे तो अक्षांश हो गया। और थोड़ा भारत को ऐसे देख लेते हैं, तो ऐसे को यहाँ से लाइन खींच दे, यहाँ से लाइन खींच दे, ये कौन सी लाइन है, देशांतर। कौन सी लाइन है, देशांतर। तो जानते हैं कितना डिग्री से कितना मिनट के बीच में है, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी कहां से आ गया, अभी इसको दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा तुरंत। पूर्वी देशांतर देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये जानते हैं देशांतर कहां से आया, अभी पूर्वी कहां से हम लिख दिए, अभी समझा देते हैं। अगर इसी पृथ्वी को हम बीच में से काट दें यहाँ से, अब बताइएगा ये जो भारत है पूरब में पड़ रहा है कि पश्चिम में पड़ रहा है, पूरब में पड़ रहा है ना। अगर देशांतर के हिसाब से, देशांतर हमारा ऐसे ही ना खिंचाएगा जी, खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। तो इस देशांतर के भारत पूरब में पड़ रहा है कि पश्चिम में, पूरब में ना, इसीलिए हम लिखे वहां पे देशांतर के हिसाब में पूरब, देशांतर के हिसाब में क्या लिखे, पूरब लिखे हैं। तो भारत की जो अवस्थिति हो जाएगा कितना, पूर्वी देशांतर से कितना हो जाएगा जी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या हुआ, अवस्थिति हुआ। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
लेकिन एक चीज और हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। अब आते हैं ओरिजिनल भारत के मैप पे। अब जाकर थोड़ा और खुलेगा, ये क्या होगा, थोड़ा और खुलेगा। कॉन्सेप्ट है इसमें, इसीलिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होगा। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सामान्य पुरुष के लिए नहीं बनाया गया है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आपको दिमाग लगेगा। और आज सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ आदमी यूज कर रही, बात सबको पता है कि ना। तो देखिए आप थोड़ा बताइएगा इसका, हम अवस्थिति यहाँ पे लिख दे पहले। पहले इसी का बता दीजिए, अक्षांश वाला कितना था जी, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश ना जी, खाली उत्तरी लिख देते हैं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश।